हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तीनों के एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारा पहला टॉपिक है आज मात्रक, मापक, यंत्र, मापन, यूनिट मेजरमेंट वाला है। ठीक है, चैप्टर आज हमारा, और पूरी चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। चैप्टर पे मेन फोकस हम लोग का जो क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और हर चैप्टर के टॉपिक वाइज से क्लियर करेंगे, सारा क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग का ये फिजिक्स का पहला चैप्टर ये है। ठीक है, तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? यहाँ पे कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लंबाई का एसआई इकाई क्या है? लंबाई का एसआई इकाई यहाँ पे मीटर है। ठीक है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन है? त्वरण का एसआई मात्रक मात्रक ये मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का ओम होता है। पांचवा, रेडियो धर्मिता का एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता का इसका हुआ आपका बैकुरल। ठीक है, और ये जो जितने भी है आप लोग, ये जो चैप्टर है ये यूनिट मेजरमेंट का है, तो ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर आप लोग को ये ध्यान में नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको याद कर लें। ये 7 मात्रक होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट, ये 7 के साथ आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का आवेश मतलब चार्ज, चार्ज का कूलम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। 8वां, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? ऊर्जा और कार्य का जूल होता है, हम लोग को पता है। और ऊर्जा मतलब ये कार्य का वर्क इंटू एफ डी, इसको याद कर सकते हैं एफ डी से। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये भी होगा कार्य का ही। ठीक है, और ये इसका यूनिट होगा, देखिए फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मीटर से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी दिया हुआ है बी नंबर, तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब ये तीन के, यानी जो तीन दिए हुए हैं 1 2 3, ये तीनों कार्य की इकाई है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ए नंबर। ठीक है, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से हम लोग को जब भी ऑप्शन है, चार का चार ऑप्शन को ध्यान में समझ के चलना है, तब तो क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग का ये लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर। ठीक है, और जब भी आप लोग को मतलब लगे कि क्यों है तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे, सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, एक एक टॉपिक के वाइज से। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ठीक है, वाट नहीं होगा, क्यों? पावर पावर का होता है वाट। एम्पियर भी नहीं होगा, पास्कल दाब का होता है। क्यूरी, क्यूरी यहाँ लग रहा है क्यूरी होगा। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, ओम, हर्ट्ज, वोल्ट, डेसिबल का उपयोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल अभी बताया था मैंने, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा जहां पे दिखेगा जूल हम लोग को टिक कर देना। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऊर्जा और कार्य को जूल से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः गैलन इस्तेमाल किया जाता है। गैलन एक आयतन की माप के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ये आपको याद रखना है। गैलन होता है, बैरल होता है। एक बैरल मतलब वो जो कंटेनर तेल मापने के लिए होता है, उसमें एक बैरल में 59 लीटर होता है।
या गैलन में इतना होता है, ये सारा हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखना होगा। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे दूरी होगा, खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मतलब मापते हैं। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है अभी बताया था मैंने, ओम। ये सारा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ेंगे और नहीं है तो याद कर लेंगे सारा, क्योंकि जितने भी है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इससे टॉपिक 100% क्वेश्चन इससे आएगा। एनटीपीसी का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप लोग दिख रहा होगा एनटीपीसी स्टेज 1 फर्स्ट 26/4/2016, ये कभी ना कभी पूछा गया सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा AU। 1 AU बराबर होता है, ठीक है, 1 AU बराबर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये सारा वैल्यू भी आपको याद करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बल की इकाई क्या है? बल की यूनिट होता है अभी किलोग्राम, अभी हम लोग पीछे बढ़े थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट क्या होगा? अभी पढ़े थे हम लोग न्यूटन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सही है। प्रेशर दाब का पास्कल, सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन साइमेंस, सही है। तो सही यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व डेंसिटी का टेस्ला होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारा चीज। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे वेबर, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेबर। ठीक है, न्यूटन के मापन की इकाई है, न्यूटन के मापन की इकाई बल है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल, वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट है इसमें वो भी आता है। ठीक है, और देखिए आज ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता। ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, आगे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब पढ़ेंगे। ठीक है, हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर क्लियर करते हुए चलेंगे, और ये बहुत जल्दी हम लोग को एग्जाम के पहले पहले सारा टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, ये जीएस सीरीज हम लोग का चल रहा है, आज ये वीडियो 001 वीडियो नंबर 001 है। आप हम लोग के साथ जुड़ जाए, और ताकि जितने भी जीएस सीरीज है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, उस बेसिस पे हमारा जीएस का तैयारी पूरी तरह से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किसमें? ध्वनि की तरफ डेसिबल में होती है। ठीक है, ये अगले टॉपिक, ये जो मापक यंत्र है इसको हम कल करेंगे। आज के लिए फिजिक्स हम लोग का इतना ही, बाकी केमिस्ट्री में चलते हैं। चलिए हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान एक परिचय, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन में जो भी पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री का आप देख लेंगे, उसमें सारे आपको मैं किताब रिकमेंड कर देता हूँ। एक होता है दृष्टि का सामान्य विज्ञान, ठीक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर अभी खान सर का निकला हुआ है ये पॉकेट जीके, तो उससे ही पढ़ सकते हैं, वहां टॉपिक वाइज से सारा दिया हुआ है, और उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सारे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो को भी देखेंगे तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य कौन सा शामिल नहीं है? तरल। ठीक है, हवा एक क्या है? मिश्रण तो है, मिश्रण। और क्या है? हवा एक तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रणों के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण के गुण से कौन सा नहीं करता? संरचना तय है, मतलब संरचना इसका तय है, मिश्रण इसमें कोई आता मतलब मिश्रण का कुछ इसमें है नहीं, घटक के गुणों को बरकरार रखते हैं, ये सारा तो है, और ये नहीं है। ठीक है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक दूसरे में नहीं घुलेगा तो अमिश्रणीय है, मतलब इमिसिबल। इमिसिबल को ये देखिएगा ऐसे लिखा रहेगा आप लोग,
इंग्लिश को भी थोड़ा सा वर्ड को ध्यान में रख के चलेंगे, इमिसेल का स्पेलिंग ऐसा होता है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, ये 4 क्वेश्चन हो गया आज का। देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। शक्कर के घोल में, शक्कर एक क्या है, शक्कर का घोल है तो चीनी पानी का घोल होगा, तो इसमें ये खुला हुआ पदार्थ हुआ शक्कर, क्योंकि वो कम होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें निष्क्रियकरण है। देखिए सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्यों है, चलिए इसका पढ़ लेते हैं एक बार। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण, जिसमें मतलब कोई न्यूट्रल टाइप का जो रहता है, वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में, प्रक्रम मतलब प्रोसेस में, उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो बन रहा है, तो यहाँ पे पानी भी इसका मतलब आ रहा है, ये तो इसका सॉल्ट मतलब फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये पानी एक्सेस में निकलता है, ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जहाँ ध्यान रखेंगे भौतिक परिवर्तन के कौन उदाहरण है, पूछेगा आगे। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए अंडा पकाना, आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना, केला सरना, तो यहाँ पे हो जाएगा केला सरना, ठीक है। नहीं नहीं, केला सरना नहीं होगा, यहाँ पे एक आइस क्यूब पिघलना, आइस क्यूब पिघलना, ठीक है। क्योंकि अंडा पकाना और केक को बेक करना सब में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। केला सरना, केला भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, आइस क्यूब अपने आप पिघल रहा है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल मतलब नहीं आ रहा है, फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। गैस सीधे ठोस में चल जा रही है, तो ये हो जाएगा हम लोग का डिपोजिशन, डिपोजिशन, देखिए, ठीक है। और जिसमें संघनन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, ये सब देख लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ भाप से तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, ठीक है। कंडेंसेशन, जैसे वो जो भी दारू वगैरह बनती है, अल्कोहल सब, वो इसी थ्रू बनता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन पता है ना, वो ठोस अवस्था से कपूर का जलना। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन इसका है 14:3, क्योंकि द्रव्यमान के आधार पर क्यों होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, NH3 होता है, तो नाइट्रोजन का कितना हुआ 7, और इसका द्रव्यमान होता है इसका 14, ठीक है। इसका द्रव्यमान 14 हुआ और 3, 14:3, ठीक है। ऐसे निकाल, जिसमें लगेगा मैं उसको थोड़ा सा अपने अनुसार, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा उसको मैं अपने अनुसार बता दूंगा, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यह होगा जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। उस ब्रिटिश केमिस्ट का नाम बताना है जिसने द्रव्यमान संरक्षण तथा एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। यह है जॉन डाल्टन, फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, केमिस्ट, सॉरी, एक ही बात हुआ। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। ये तन्यता कहलाती है। जितना भी टेंसाइल होता है, कितना भी खींच सकते हैं, तो वो टूटता नहीं, मतलब एक बहुत ही पतला तार, जैसे सोने का बहुत ही पतला तार बना देता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, सोने के से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने से, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है। यह होगा जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। गैलियम, जर्मेनियम, इसका 32 होता है परमाणु संख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। सौर सेलों में किसका उपयोग किया जाता है, गैलियम और आर्सेनिक का, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? ठीक है, इसका होगा डी, सिलिकॉन। ये भी उसमें यूज होता है, कंप्यूटर के चिप सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है, को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। यहां होगा हम लोग का अधातुओं। अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? हम लोग ए नंबर, चालक, कंडक्टर। ठीक है, अधातुओं में मतलब वो करंट पास नहीं होता। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? उपधातुओं का कौन सा गुणधर्म है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उपधातुओं का। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए ये था। ठीक है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में होता है विपरीत परासर, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जल शोधन में मतलब जैसे पानी जमीन से खींचना या फिर पेड़ों में पानी का चढ़ना, ये सब ऑस्मोसिस द्वारा होता है। ठीक है, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? प्रयोग में लाने के लिए देखिए रिवर्स परासरण अभी पढ़े थे हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल इसका देख लीजिएगा, मैं इसको कर देता हूं सामने, पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विलवणीकरण, डिसालिनेशन क्या है? डिसालिनेशन क्या है? यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग करती है, या अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया, देखिए ये H2O में से हाइड्रोजन अलग कर देंगे, मतलब तो बचेगा ऑक्सीजन। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बचता है। तो हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, विद्युत अपघटन होता है ये प्रोसेस। ठीक है, विद्युत अपघटन होगा इसका। समुद्र के पानी के अलवणीकरण, डिसलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है, कौन सा है? आसवन। 25 नंबर क्वेश्चन है, NaCl और NHCl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? यहां होगा हम लोग का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ प्रतिरोध न ठोस डायरेक्ट इसमें गैस में परिवर्तित होता है, ऊर्ध्वपातन, जो कपूर वाला हम लोग एग्जाम्पल लिए थे वही। ठीक है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल से डायरेक्ट वाष्पीकरण होगा, ये सी नंबर हम लोग का। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, यह कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तरल से डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन, मतलब बिना ठोस में आए डायरेक्ट गैस बन जाता है, वो तो ऊर्ध्वपातन है। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन, ये वाष्पीकरण, संघनन, इस सब पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से इसको अच्छे से देखेंगे। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? मतलब कार्बन का रूप होता है, कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो देखिए हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये तीनों ही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो हमारा आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है पूछा है। ठीक है, कार्बन का हीरा अभी ऊपर देखे थे, यहाँ पे संगमरमर, चौक, जिप्सम, ये सब नहीं होगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है? हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ।
किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है, आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, नीचे जो दिए हुए हैं उसके एटॉमिक नंबर है, बाकी जो ऊपर है उसका एटॉमिक वेट है। ठीक है, एटॉमिक वेट चेंज हुआ है तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तो उस अनुसार 1 2 3 लिखा है। ठीक है, तो आज हम लोग का आज का जो है ये केमिस्ट्री का ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है। और कल जो होगा, कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारा तीसरा आज का लास्ट सब्जेक्ट जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, इसका हम लोग का पहला चैप्टर है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें ब्रांच के बारे में सारा कि मतलब किसको क्या कहते हैं इस सबके रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? यह होता है हॉर्टिकल्चर। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। सब्जियों की खेती होता है ओलेरीकल्चर और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों का तो आपको याद रह जाएगा, फूल मतलब फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और खेत सब्जियों की खेती मतलब ओलेरीकल्चर, ओलेरी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का इसी से बनना है। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपी एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया उधर। अब हमारा यहाँ 5वां क्वेश्चन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी। और याद रखिए पक्षी के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी, हार्पेटोलॉजी, उभयचर और सरीसृपों का। ठीक है, जो पानी में रहते हैं और जमीन पे रहते हैं दोनों को उभयचर कहते हैं। बाकी ऑफ्थेमोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानवों के क्रमिक विकास का अध्ययन। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है संबंधित रेशम की खेती से। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह होगा इथोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी। कहीं आपको कुछ लगे कि इसका थोड़ा डिटेल देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है भ्रूण विज्ञान। ठीक है, पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, यहाँ फाइटो का इससे होगा। ठीक है, एफ से नहीं होगा। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? किया जाता है? यह होगा एडोफोलॉजी। देखिए सारा चीज दिया हुआ है। एडोफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। ठीक है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? यह होगा एंड्रोलॉजी। इसका एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बाइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। एस्टाकोलॉजी क्रैफिस का अध्ययन। डेस्मोलॉजी शरीर संरचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन लिगामेंट का अध्ययन। ठीक है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यह होगा हीपैटोलॉजी। ठीक है, देखिएगा हर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका डिटेल और उसके ऑप्शन के बारे में भी दिया हुआ है तो अच्छे से पढ़ लेंगे। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन होता है। और जेरिएट्रिक्स होता है बुजुर्गों ओल्ड पीपुल के स्वास्थ्य की देखभाल करने का अध्ययन। ठीक है, और आगे भी दिया होगा इधर।
जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यह होगा इसका ए, वर्गीकरण विज्ञान। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। शरीर रचना एनाटॉमी, शरीर रचना शरीर के चीर फाड़ का अध्ययन। और सीरो विज्ञान लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, आर्द्र भूमि और जो समुद्र से अलग है इनका अध्ययन। ठीक है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? उसको एक्सोबायोलॉजी। ठीक है। 16 नंबर, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है? इसमें एराकनोलॉजी। ठीक है। वही एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, साइक्नोलॉजी कुत्तों का अध्ययन, या सौरोलॉजी का अध्ययन है। सौरोलॉजी का अध्ययन कौन सा होगा? यह होगा छिपकली का। ठीक है। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। यह होगा एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। यह है जीवाश्म विज्ञान पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी। ठीक है। औषधीय विज्ञान फार्माकोलॉजी, जड़ी बूटियों का विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी मानव संस्कृतियों के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है। पैलिएंटोलॉजी दिया हुआ है। आगे पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जैसा कि दिया हुआ है पादप विज्ञान, तो पौधों का अध्ययन होगा। सिंपल सी बात है। बहुत सारा तो आप कॉमन सेंस में ही मार लेंगे। यहाँ दिया ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? यह होगा कैंसर। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कंप्लीट करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा। और ये सीरीज बना के रखना है कि ये वीडियो कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है। वो देखते हैं गोबर छाते की तरह होता है, घर में लगा रहता है। ठीक है। ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनिरोलॉजी है सपने का अध्ययन, रात में सपने देखते हैं उसका अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी जहर का देखते होंगे, टॉक्सिन से दवाया आता है कैंसर का। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, ये जैव विविधता से संबंधित है। हमारा आज का ये चैप्टर आज यही खत्म हो गया। अब हम लोग देखिए डेली का जो हम लोग का है फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, ये तीनों ही जीएस के पार्ट है। ठीक है। किसी भी अगर एग्जाम का तैयारी करना है तो जीएस तो आता ही आता है। तो जीएस की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जीएस सीरीज। ठीक है। डेली हम लोग एक चैप्टर, इसमें कितने चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। डेली एक चैप्टर अगर कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही जल्द हम लोग का जीएस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और चूंकि देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग का चैप्टर क्लियर होते जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, याद कर लेना है। उसमें जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं किसी को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे इसमें याद करने वाला चीज जो रहता है, सारे टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे सीरीज के साथ जुड़ जाए ताकि तैयारी में आपको हेल्प मिलते रहे। ठीक है। आप समय के साथ जैसा बदलाव करना होगा इसमें आप सजेशन देते जाएं, उसके अनुसार हम अपने चैनल को मॉडिफाई करते जाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।